कई लोगों द्वारा मेरे पे दबाव बनाया जा रहा था कि तू चुनाव मत लड़। कुछ अपने लोग थे, कुछ बाहर के लोग तो चाहते थे कि मैं चुनाव न लड़ूं, लेकिन शायद वो मेरे बारे में नहीं जानते कि जिस चीज़ को मैं एक बार ठान लेता हूं वो होकर रहता है। प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय हम पौंटी वार्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ पौंटी वार्ड से जो उम्मीदवार हैं इस समय मौजूद हैं। लगातार हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की खबरें आप सभी के बीच दिखा रहे हैं ताकि आप अपने लिए एक सही प्रत्याशी चुन पाए। अभी जो हमारे साथ मौजूद है, आपकी सीधे उन्हीं से बातचीत कराते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे सर। मैं देवेंद्र सिंह रावत, पौंटी वार्ड से जिला पंचायत प्रत्याशी। पूर्व में भी मैं प्रत्याशी था और इस बार दोबारा आया हूं। और पूर्व में भी मेरे पास चुनाव चिन्ह उगता सूरज था, इस बार भी सूरज उगता है। और मैं जनता से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इस बार इस सूरज को ढलने न दे, इसे जरूर उगाएं। जी, बहुत सही आपने बताया। आपका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। कुछ चीजों पर हम बातचीत करना चाहेंगे, जैसे कि आपके वार्ड की क्या समस्याएं हैं। उनसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके चुनाव लड़ने की प्रेरणा, राजनीति में आने की आपकी क्या प्रेरणा रही है? किनसे आपको प्रेरणा मिली और क्या कुछ आपने अपने वार्ड में समस्याएं देखी जिनकी वजह से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? हम तिलाड़ी शहीदों की धरती से आते हैं। मैं सबसे पहले तिलाड़ी शहीदों को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। उन्हीं का खून मेरे रगों में बहता है और हम हमेशा ही बागी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं। जब जहाँ पर भी हमें गलत होता हुआ दिखता है, जनता के साथ अन्याय होता दिखता है, तो मैं वहाँ पर जनता के साथ खड़ा होता हूँ। हमारे पूर्व में चाहे जिले का आंदोलन हुआ हो, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चाहे ये पेयजल की समस्या हुई हो, उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। या बेरोजगारों का जो आंदोलन रहा है, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यहाँ तक ओबीसी का आंदोलन भी इस घाटी में हुआ था और उस समय के विधायक थे माननीय केदार सिंह रावत जी। उन्होंने विधानसभा के बाहर घेराव किया था, एक दिन का था शायद, और मुझे उस आंदोलन में भी भाग लेने का मौका मिला है। जी, तो अभी आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। तो किस किस प्रकार की आपके वार्ड में आपको समस्याएं देखने को मिल रही है? और अगर आप जीत जाते हैं तो पहले 3 कौन सी समस्याओं का निवारण आप करेंगे? कौन से 3 पहले काम करेंगे? जहां तक मेरे भ्रमण कार्यक्रम में विभिन्न गांवों में मैंने देखा तो समस्याओं का अंबार पड़ा था। इतनी समस्याएं थी कि जिन्हें गिनना और बताना भी मुश्किल है। तो मैंने कई गांवों में गया कि भाई आपकी क्या समस्याएं क्या है। तो अभी भी कई पुराने सोच के जो हमसे बुजुर्ग लोग हैं, हमसे 20-30 साल बड़े हैं, उनकी अभी तक जो मेन समस्या है वो मंदिर निर्माण है, मंदिर के लिए कुछ करना है, या मेरे गांव में नंदी नहीं है, मेरे गांव में नंदी या शिव की मूर्ति नहीं है, या मंदिर के लिए अभी तक ये पूरा क्षेत्र इसी पर ही उलझा हुआ है। उनका मुख्य समस्याओं की तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं हमारे जीवन से जुड़ी है, हमारी माता बहनों बच्चों से जुड़ी है। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है। यदि कहीं गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो ये केवल हमारा हॉस्पिटल रेफरल सेंटर बना हुआ है। आधे रास्ते में जाते जाते डामटा नैनबाग तक जाते जाते ही सुनने में आ जाता है कि वो उसकी डेथ हो गई है। हम अभी तक देहरादून राजधानी की तरफ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देखते हैं। तो इससे बड़ी समस्या क्या होगी? दूसरी बड़ी समस्या युवाओं के जो शिक्षा का है, व्यावसायिक शिक्षा का है, वो सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी हमारे युवा बीए एमए कर रहे हैं, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज, लॉ, या जो हमारे तमाम छोटे मोटे कोर्सेज हैं बीटेक वगैरह इत्यादि, उनको
इस क्षेत्र में नहीं कर पा रहे, इसके लिए भी दूर देहरादून की तरफ ही युवा देख रहे हैं। अभी हमारा महाविद्यालय भी यही तक है, एमए अभी तक स्नातकोत्तर नहीं हुआ है। इससे बड़ी समस्याएं क्या होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे पौंटीवाड़ की सबसे बड़ी समस्या है। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने अभी मंदिर का भी जिक्र करा, शिक्षा का भी जिक्र करा और अस्पताल स्वास्थ्य का भी जिक्र करा। तो यदि आप भावी जो अधिक वो है जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, तो आपके वार्ड में कुछ गांव भी आते हैं, तो आप गांवों में अगर आपके पास आप गांवों में भ्रमण करने जाते हैं, एक कल्पना कीजिए, तो अगर आप गांव में जाते हैं, गांव के लोग आपसे कहते हैं कि मंदिर नहीं है गांव में, और वहीं युवाओं की मांग है कि हमें लाइब्रेरी गांव के लिए चाहिए होंगे, तो आप कौन सा काम पहले प्राथमिकता देंगे? मैं सबसे पहले जो गांव के युवा हैं, सबसे पहले रोजगार की तरफ, उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ उन्हें समझाऊंगा कि आपके पहले आत्मनिर्भर बनिए। मंदिर तो आप बना लोगे, गांव का आप एक एक रुपया इकट्ठा करके चंदा करके आप मंदिर बना लोगे, लेकिन आप अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण आप किस तरह से करोगे? आपको उसके लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आप उसके लिए अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि भारत है जो वो धार्मिक देश है एक प्रकार से, और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मंदिरों से ज्यादा हम शिक्षा को और रोजगार को वरीयता देंगे, लेकिन इससे आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों का रुझान आपसे कम हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश में अभी भी कुछ रूढ़िवादी लोग हैं, रूढ़िवादी जो सोच के हैं, तो उनको आप कैसे अपनी तरफ कवर करोगे? आप मेरी बात को समझे नहीं है। मंदिरों से, जैसे ये हमारा यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये इतना रोजगार जनरेट करते हैं जितना कोई भी सरकार रोजगार नहीं दे पाती है। मेरा आत्मनिर्भरता से मतलब है, जैसे हमारा बौग डांडा है, उसे धार्मिक पर्यटन से जोड़ना या ट्रैकिंग के रूप में जोड़ना। बौग डांडे के बगल में एक दूसरा बुंग्याल है, बहुत सुंदर बुंग्याल है, उसको ट्रैकिंग के रूप में जोड़ना, तो आपके दोनों काम हो जा रहे हैं। जब आप आत्मनिर्भर होंगे तभी तो मंदिर बना पाएंगे। आप किसी नेता के पास, मैं कह रहा हूं, किसी नेता के पास आपको पैसे लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जी, मैं आपकी बात से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप खुद कमाएंगे, जैसे ट्रैकिंग रूट शुरू होता है, जैसे आप सरुताल का है या गुलाबी कांठा का है, आपका होम स्टे चल रहा है, आपका होटल चल रहा है, आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, आपके खच्चर घोड़े चल रहे हैं, आपके बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं, तो आपकी आर्थिकी में उन्नति होगी, तो आप स्वयं मंदिर बना सकते हैं। मैं मंदिरों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं एक नास्तिक व्यक्ति नहीं हूं, आस्तिक व्यक्ति हूं। तो मैं मंदिरों का, मैं कहने का मतलब है कि चुनाव के टाइम पे ही कुछ लोग गुमराह करते हैं मंदिरों के नाम पे कि हम आपके मंदिर में इतना पैसा देंगे और आप हमें वोट दो। तो एक तरफ से ये निर्वाचन आयोग की को भी देखना चाहिए कि इतना लालच, इतना पैसा कहाँ से बांटा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इनके आय के स्रोत क्या है। आप धन बल का जो लोगों में रौब जमा रहे हैं, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इस तरह का क्या मत खरीदने का क्या ये अधिकार है? ये देखना चाहिए निर्वाचन आयोग को कि चुनाव के टाइम पे कैसे लोभ लालच दिया जा रहा है। आपके जो विपक्षी कुछ प्रत्याशी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो इस लोकतंत्र में भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वच्छ राजनीति करें, साफ करें, झूठ ना बोलें और सही दिशा में आप जनता के कल्याण के लिए काम करें। हम भी करेंगे। लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि मेरे दादा प्रजामंडल में रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इस इतिहास की जानकारी रखते हैं। प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी टिहरी रियासत में लोकतंत्र, प्रजातंत्र लाने के लिए की गई थी। कोई एमएलसी वगैरह या किसी सांसद या विधायक को बैठाने के लिए नहीं की गई है। श्रीदेव सुमन इसके सबसे, जिन्होंने इसकी स्थापना उत्तराखंड में की, वैसे प्रजामंडल 1920 पूरे देश में, भारत में इसकी स्थापना नींव रखी गई, लेकिन उत्तराखंड में टिहरी रियासत में
माननीय श्रीदेव सुमन जो हमारे शहीद हैं, जिनका नाम पे हमें गर्व है, उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की। नागेंद्र दत्त सकलानी प्रजामंडल के शहीदों में उनका प्रमुख नाम आता है। मोलू भरदारी का नाम आता है। कई ऐसे गुमनाम शहीदों के इसमें नाम आता है जिन्होंने टिहरी रियासत को भारत में विलय करने के लिए प्रेरित किया है। तो अभी जब आप गांव भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की आपको देखने को मिल रही है? किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? मुझे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होना जरूरी है। कई लोगों द्वारा मेरे पे दबाव बनाया जा रहा था कि तू चुनाव मत लड़। कुछ अपने लोग थे, कुछ बाहर के लोग तो चाहते थे कि मैं चुनाव न लड़ूं, लेकिन शायद वो मेरे बारे में नहीं जानते कि जिस चीज़ को मैं एक बार ठान लेता हूं वो होकर रहता है, मुझे कोई झुका नहीं सकता है। जिस दिन मैं झुक गया तो मैं अपने आत्मसम्मान, अपनी आत्मग्लानि से मैं व्यथित हो जाऊंगा। मुझे जनता के लिए लड़ना है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन सही मुद्दों के रूप में, जनता के पास विकल्प के रूप में मुझे प्रस्तुत होना है। जनता क्या क्या चुनती है, क्या संदेश देना देगी, ये चुनाव के बाद या वोटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं जनता को कहना चाहूँगा कि आपके मन में लोग क्षेत्रवाद का जहर घोलेंगे, जातिवाद का जहर घोलेंगे, तो आपको इस क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय एकता में नहीं आना है। हमारा जो बड़कोट का केंद्र है, ये हमारे पौंटी वार्ड का मुख्य केंद्र है। यहाँ पे हमारा तहसील है, स्वास्थ्य है, हमारा आपसी भाईचारा बना रहे। ये चुनाव 24 के बाद तो निपट जाएगा, लेकिन जो हमारा आपसी मनमुटाव है क्षेत्रवाद के कारण, ये हमारे कई पट्टियों को आपस में तोड़ने का काम करेगा। जो हमारा पौंटी वार्ड है, इसमें 3 पट्टियां आती है मुख्य रूप से, बड़कोट पट्टी, बनाल पट्टी और ठकराल पट्टी के 3 गांव, सुनालडी और डांडा गांव और गोना। और आप केवल एक पट्टी का नारा लगा के, एक पट्टी का समर्थन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये एक हिसाब से जो ये संकुचित मानसिकता है। मैं चाहूँगा कि चुनाव ये एक पट्टी का नहीं, पूरे पौंटी वार्ड का है। इसमें प्रत्येक गांव भागीदारी कर रहा है। इस चुनाव में आपका पौंटी वार्ड की जनता को क्या संदेश है सर? मैं पौंटी वार्ड की जनता से चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, और मुझे सूरज की भांति उगने पर प्रेरित करें, मोटिवेट करें, और मुझे सूरज की भांति उगाने का प्रयास करें। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशा है कि आपके साथ फिर सरताज के साथ बातचीत दोबारा से हो। अभी हमारे साथ देवेंद्र जी मौजूद थे, जो पौंटी वार्ड से जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं, और उनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। अभी हम आपको पल पल की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे आगे भी। अभी के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।